ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक था वो हम डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक का नाम है कोलिजन्स। तो कोलिजन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कितने टाइप के होते हैं। अब सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सोच के फिर रिप्लाई। एक ऑब्जेक्ट है m मास का। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m। इट इज दिस वन इज एट रेस्ट and this is moving with the speed of u. ठीक है, दिस इज इनिशियली। सब बच्चे प्लीज अब ध्यान दें, क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से सुनो। इनिशियली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, सॉरी u। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 2m विच इज एट रेस्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। What percentage of kinetic energy of first object is transferred to the second object? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। They undergo elastic collision. What percentage of kinetic energy of the first object is transferred to the second object? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। चैट बॉक्स में आपने आंसर रिप्लाई करना है। ये फिगर है, इनिशियली ये हो रहा है, फाइनली क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फाइनली इनकी स्पीड बदल जाएंगी, 2m वाले की भी और m वाले की भी। इसकी स्पीड v1 होगी और इसकी v2 होगी, जो कि हमें नहीं पता है। दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। दिस इज आफ्टर कोलिजन। और कोलिजन आपको दिया हुआ है किस टाइप का है? इलास्टिक कोलिजन। पूछा गया, ध्यान से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट की कितनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आया है। सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लेट मी सी कौन बच्चे रिप्लाई करते हैं। एंड प्लीज कीप द कैमरा ऑन थ्रू आउट द क्लास। अटेंडेंस में उन बच्चों का नहीं मार्क करूंगा जो कैमरा ऑफ रख रहे हैं ना, आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कैमरा ऑन रखो क्लास में, बस। चलो जल्दी से करो अब। देखिए कुछ एक दो बच्चों ने रिप्लाई करा है, क्या होगा। सीधा फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो और v1 की वैल्यू निकालो।
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। को कहता है कैसे? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है? इट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में हमें बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हमें V1 V2 के डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे। अब कोई बच्चा प्लीज सही से अनम्यूट करके मेरे को V1 का फॉर्मूला बताएगा? कोई जना बोलेगा प्लीज V1 क्या था? यस सर। बोलो। सर V1 इज इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। बाकी बच्चे बताइए, ठीक बोला है इसने, गलत बोला है? बोलो बोलो सर बाकी लोग। सही है, सही है। सही है, चेक करो अपनी कॉपीज में। ठीक है, V1 का फॉर्मूला, फॉर्मूला ही गलत हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इज इट करेक्ट? यस यस। अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला बताया गया है, तो लेट अस अप्लाई दिस रिजल्ट डायरेक्टली। और बताइए V1 कितना आ रहा है यहाँ से? V1 कितना आएगा? V1 आ जाएगा, U1 कितना है? U1 की वैल्यू डालो। U1 कितना है? U ब्रैकेट में M1 माइनस M2। M1 कितना है? M1 है M माइनस M2 2M प्लस, गलत लग रहा है मुझे फॉर्मूला, जरा देखो आप लोग, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो। प्लस 2M2U2, ये तो जीरो हो गया, अपॉन M1 प्लस M2 M प्लस 2। कितना आया है V1 बताइए? सर -U/3। -U/3, यही आया आप यस लोगों सर। का आंसर? यस सर। व्हाट यस डज सर। व्हाट डज नेगेटिव साइन मीन? ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू द डायरेक्शन। तो V1 नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है कितना? -U/3। अब जरा V2 भी निकालो जल्दी से। कितना आया V2? 2U/3। देखिए सब बच्चे, V1 V2 के वी हैव अप्लाइड डायरेक्ट रिजल्ट्स, प्लीज ध्यान दो। अब क्या पूछा है? हमने V1 V2 के डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिए, डायरेक्ट फॉर्मूले, और V1 V2 की वैल्यूज निकाली। अब आगे क्या करना है? अब जरा सोचो आगे क्या पूछ रहा है। ही इज आस्किंग यू व्हाट परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। पहले वाले ने अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर करी है? करो, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो थोड़ा सा। नहीं समझ आया किसी को भी? पहले ऑब्जेक्ट ने कितनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करी? पहली तो चीज ये समझिए, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है। यहां पर क्या लॉजिक हो रहा होगा? जब ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले से टकराता है तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले मूव नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट मूविंग। ये जो ऑब्जेक्ट था ये रेस्ट पे था, ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ये जाके उससे टकराया, टकराने से इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दी, तो वो भी चलने लगा। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने दूसरे वाले को ट्रांसफर करी है? कैसे करते हैं चलिए बताइए।
इसके पास इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम यू स्क्वायर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। और अब आफ्टर द कोलिजन अब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? अब देख, लेट अस सी। हाफ, मैं सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि उसने मेरे से क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछा, तो दूसरे वाले को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और कितनी काइनेटिक एनर्जी है फाइनली? हाफ एम माइनस यू बाई थ्री का स्क्वायर। स्पीड इसकी कितनी है अभी? यू बाई थ्री का स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर बाई 9। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनली। ये देखिए, क्या पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम रही है? नहीं, कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ एम यू स्क्वायर बाय 9। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पहले कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। प्लीज थोड़ा ध्यान दो, समझ आएगा। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट में? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम और स्पीड थी यू, हाफ एम यू। अब इसकी स्पीड माइनस यू बाई थ्री हो गई। माइनस का मतलब है पीछे की तरफ, पर उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। काइनेटिक एनर्जी जब मैं निकालूंगा तो हाफ इंटू एम इंटू यू बाई थ्री का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर बाय 9। तो पहले के मुकाबले काइनेटिक एनर्जी कम हो। कहां गई है ये काइनेटिक एनर्जी? लॉस नहीं हुआ है, देयर इज नो लॉस। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं कम हुई है, ये कहां गई है? ये दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल गई। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसके पास देखो पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, पर अब इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई है ना। इसके अंदर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पर हमें पता है क्योंकि यह मूव कर रहा है तो इसके अंदर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई इसके अंदर? इस ऑब्जेक्ट ने जब इससे टकराया, टकराने से इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है? कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने अपनी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दी? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज चेंज का। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल -1 इंटू 100। हम फाइंड आउट करते हैं कि पहले वाले की कितनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। फॉर्मूला लगाइए, काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर बाय 9, हाफ एम यू स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी इसकी? हाफ एम यू स्क्वायर -1 इंटू 100। मैं पता करना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज, क्योंकि जितना चेंज हुआ है वही तो दूसरे वाले को ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं। जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है वही एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर हुई है। कर लो सॉल्व, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर कट गया, कितना बचा ये? 1/9 -1 इंटू 100। तो कितना आया यहां से? इट इज कमिंग आउट टू बी -800/9%। यानी पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इतने परसेंट से चेंज हुई। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। कितना आ रहा है प्रोफ? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, आप लोग करो जल्दी से सॉल्व प्लीज। सब बच्चे सॉल्व करिए, रिप्लाई करिए क्या आ रहा है। हाफ मिनट का टाइम। All of you please reply. Approximately 88%। यहां से आ रहा है आंसर -88%। -88% का मतलब क्या है? -88% का मतलब क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 88% से कम हो गई है।
काइनेटिक एनर्जी लिखो, माइनस मीन्स 88% रिड्यूस्ड। माइनस 88% का मतलब है 88% से रिड्यूस, और रिड्यूस होके गई कहाँ है? वो रिड्यूस होके मरी तो है नहीं, वो उस दूसरे वाले को ट्रांसफर हो गई है, वो दूसरे वाले को ट्रांसफर। तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड? आंसर इज 88%, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी 88% गिर गई है, कम हो गई है। वो गई कहाँ है? दूसरे वाले को ट्रांसफर हुई है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस तो होता नहीं। तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी इसने दूसरे वाले को ट्रांसफर करी है? 88%। आपकी असाइनमेंट में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, जो ये आपने चेंज निकाला है जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर। जब एक ऑब्जेक्ट चलता हुआ आता है, इससे टकराता है, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है। लिख लीजिए, दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन वर्कशीट में मिलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे, कोलिजन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो रह गया है, तो उसका एक टॉपिक पढ़ते हैं। लिखो हेडिंग, लास्ट है, बस आज खत्म हो जाएगा ये। कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन। पढ़ेंगे, प्लीज लिख लो, कोलिजन इन टू डायमेंशन ब्रैकेट में लिखते हैं ओब्लिक कोलिजन। कोलिजन इन टू डायमेंशन का मतलब है ओब्लिक कोलिजन। अभी तक जो हम कोलिजन्स पढ़ रहे थे, अभी जो आपको पहले पढ़ाए हमने, ऑल ऑफ देम वर कोलिजन्स इन 1D। दे वर आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन। देखो, अभी तक जो पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन में थे, दे वर इन द सेम लाइन। टकराने के बाद एवरीथिंग वाज टेकिंग प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस, सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा था। ऑब्जेक्ट यहां रखा था, ये आता था, और मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग, सीधा इसी लाइन के अलोंग हो रहा था। अब जो पढ़ रहे हैं फर्क है। देखो ध्यान से, आपने कभी नोटिस करो कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में जब आप हिट करते हो, आप हिट करते हो साइड में और वो टकरा के टेढ़ा चला जाता है। या बिलियर्ड्स का जो गेम होता है, बॉल को साइड से हिट करते हैं और वो टेढ़ा लेफ्ट में चली। अब कोलिजन देखिए हमारा टू डायमेंशनल कोलिजन कैसा। ये ऑब्जेक्ट है, और सबसे सिंपल केस लेंगे, इसमें ज्यादा हाई फाई 2D का सिर्फ हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन है, ज्यादा नहीं जाना हमारे सिलेबस में, बस कह रहा है इंट्रोडक्शन समझ। तो सिंपल एक केस लेते हैं। ये देखो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये M1 है, ये M2 है। M2 को रेस्ट पे मान लेते हैं, और इसकी स्पीड ऐसे है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। पर थोड़ा सा आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड ऑन कोलिजन। जब ये जाके टकराएगा, कोलिजन इस पे हेड ऑन नहीं होगा, नीचे की तरफ यहां कहीं कोलिजन। दिस इज कॉल्ड एज एन ओब्लिक कोलिजन। टकराने के बाद M2 इसमें सीधा नहीं जाएगा। ध्यान से देखो पोजीशन ऑफ इंपैक्ट, कहां पर इंपैक्ट हुआ, यहां पर इंपैक्ट, ओब्लिक कोलिजन। इसको कोलिजन के बाद इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सब बनाएंगे। पहले आप समझ लीजिए हो क्या। ये पहले था, पहले ये रेस्ट पे था, और ये यू की स्पीड से आकर यहां पे टकराता है, दिस इज द इंपैक्ट पॉइंट। और ऐसा इंपैक्ट होगा जिससे M2 सीधा नहीं जाएगा। देखो हेड ऑन कोलिजन नहीं है, प्लीज फिगर को देखिए ध्यान से। कोलिजन के बाद M2 ऊपर की तरफ से, और M1 टकराया ऐसे है, देखो यहां टकराया, तो टकराने के बाद ये M1 नीचे।
तो ये हमारा m1 है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये m1 है, और ये m2 है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इनकी स्पीड मान लेते हैं कितनी कितनी है। इसकी स्पीड है v2 और इसकी स्पीड है v1। ये देखिए, ये हमारी फिगर है। अब एक वेरिएबल यहाँ पे और आ जाता है, इनके एंगल, क्योंकि ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं, सीधा सीधा नहीं जा रहे, तो ये कितने एंगल पर गया है। मान लीजिए इसका एंगल है θ1 और ये कितने एंगल पे है, इसका एंगल है θ2। चलो बनाओ फिगर बनाओ। हेडिंग है हमारा कोलिजन इन टू डायरेक्शन। बनाइए फिगर। इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस इन्वॉल्व है। अब हमारा वेक्टर का यूज आ जाए। चलिए सब हेडिंग डालिए। इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक। हमारे सिलेबस में 2D का जो क्वेश्चन है सिर्फ इलास्टिक वाला, इन इलास्टिक पर वो सब नहीं। 2D में वैसे ही बिल्कुल बस बेसिक्स है, वो भी आपको कह रहा है इलास्टिक मान के कौन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मेरे को बस दो इक्वेशन बनानी है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। सबसे पहली इक्वेशन देखते जाइए आप लोग। कुछ बच्चों ने कैमरा ऑफ कर लिया बीच में, पता नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब प्लीज ध्यान रखना मोमेंटम किस टाइप की क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो बताओ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कोई बच्चा किसी ने इक्वेशन बनाई है या देख के बना सकता है और बता सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या इक्वेशन होगी। इनिशियली क्या मोमेंटम था बताओ मुझे सिस्टम का। इनिशियली सोचो, कोलिजन होने से पहले। सर m1 का मोमेंटम था और m2 रेस्ट पे था, हाँ, तो m1 का m1 मोमेंटम u1। कितना था। सर m1 u। m1u। और दूसरे वाले का कितना था। सर m2 0। हाँ, तो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम था m1u प्लस m2 इंटू 0 एंड दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यस सर। फाइनल मोमेंटम बताओ कितना होगा। सर m2 v2 और m1 v1। हाँ, इसका होगा m1 v1 और इसका होगा m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2 बिल्कुल सही है ये। पर ये बताया तो बिल्कुल सही है, पर दिस इक्वेशन इज नाउ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर थे। वेलोसिटी को आपको वेक्टर लेना पड़ेगा। मोमेंटम किस टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। तो आपको वेलोसिटी के ऊपर यू हैव टू पुट द वेक्टर साइन। यू हैव टू पुट द वेक्टर साइन। विदाउट वेक्टर साइन दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। अच्छा, ये तो जीरो ही है, तो लिख देते हैं क्या इक्वेशन बनी। m1u इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। You have to put the vector signs क्योंकि v1 v2 are not in the same direction. You cannot add these terms directly. v1 v2 सेम डायरेक्शन में नहीं है। v1 इधर है, v2 इधर है, इनके बीच में कुछ एंगल है और वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। अब अब इसको वो कहता है आपसे कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करो। वो कहता है कंपोनेंट फॉर्म में एक्स एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व करिए और वाई एक्सिस के लिए अलग से करिए। हालांकि ये इक्वेशन हमने बना तो दी है, पर क्योंकि वेक्टर आ गए हैं यहाँ पर हमारे, या तो मैं वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊं
पर वो कह रहा है इसको कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करके दिखाओ। यानी अब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के लिए अलग से लिखना, ये सीखिए। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पर किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये एक्स एक्सिस। और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किस पे अप्लाई करना है आपको, वाई एक्सिस। सीखो सीखो, तो सीखोगे क्या, आता तो है, सब कुछ आता है आप लोगों को, वेक्टर वेक्टर सब पढ़ा रखा। चलो जरा थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। इसकी जो वेलोसिटी है v2, अब आपको कंपोनेंट में ब्रेक कर, क्योंकि वो कह रहा है एक्स एक्सिस का अलग से सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस का अलग से। तो इसकी जो वेलोसिटी v2 है, कितने एंगल पर है ये, θ1 एंगल पर है, ध्यान दीजिए, θ1। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। ये θ1 एंगल है, यहाँ पे भी लेबल कर देता हूँ θ1। तो ये हो जाएगा v2 cos θ1। हाँ θ2 लेते हैं इसको, θ1 नीचे वाले को, m1 वाले को θ1 लेते हैं, m2 वाले को θ2। तो कितना हो जाएगा ये, v2 का cos कंपोनेंट, v2 cos θ, और ये वाला हो जाएगा v2 sin θ। ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसका एक ये कंपोनेंट होगा और इसका ये कंपोनेंट होगा। ये एंगल θ1 था, तो ये हो जाएगा v1 cos θ1, ये हो जाएगा v1 sin। इनिशियली जो वेलोसिटी है ये तो हॉरिजॉन्टल है, यहां तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। अब जरा सोचो, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाई एक्सिस। यहां अगर पेपर में क्वेश्चन आया 3 नंबर का 2D को, तो वो आपसे कहेगा राइट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेटली इन द एक्स एक्सिस एंड सेपरेटली इन द वाई एक्सिस। तो जरा कोशिश करिए, थोड़ा सा सोचिए 2 मिनट, पहले खुद ट्राई करो फिर हेल्प करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल कितना मोमेंटम था और एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल कितना मोमेंटम। चलो देखते हैं इनिशियल मोमेंटम। चलो ध्यान दो, कोई बच्चा अब बताना चाहेगा प्लीज ध्यान से देखिए। मेरे को बताना है आपने इनिशियल मोमेंटम, और सिर्फ कौन सी एक्सिस वाला बताना। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल ये है, एक ये है, और m2 तो रेस्ट पे ही था, m2 तो रेस्ट पे था, तो m2 की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, m2 तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो बस इनिशियली m1 था। इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, m1 इंटू u। आप मुझे बताइए इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था, बोलो कोई बताएगा। m1 u। हाँ, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था, m1 इंटू यू। कौन सी एक्सिस के अलोंग था, ये एक्स के अलोंग ही तो था। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, m1 u। एंड कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस। 0। 0। zero. y के अलोंग तो था ही नहीं, ना ये y के अलोंग मूव कर रहा, ना ये y के अलोंग मूव कर रहा। इनिशियल मोमेंटम y के अलोंग तो था ही नहीं। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ x के अलोंग था, कितना था वो, m1 u। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ x के अलोंग था और वो कितना था, m1 u। y के अलोंग मोमेंटम 0 था। चलो अब बताओ, थोड़ा सोचो और अब बताओ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम। सोचो, पहले पहले सोचो।
थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग, फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फाइनल मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कितना है। हाफ मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर किसी जने से पूछेंगे। चलो कोई बताएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में देखो, अब फाइनल मोमेंटम में ये दो लोग, फाइनल मोमेंटम में ये दो लोग, इसका मोमेंटम मेरे को सिर्फ कौन सी एक्सेस वाला लेना है, एक्स एक्सिस। इसका भी मेरे को मोमेंटम सिर्फ कौन सी एक्सेस वाला लेना है, एक्स। चलिए बताइए कौन बता रहा है फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सर सर एम m2 वन टू cos थीटा एम और वन m1 इंटू 1 cos वी थीटा। वन कॉस थीटा वन, एम वन का इंटू वी वन कॉस थीटा वन। मैं सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस वाला, वाई एक्सेस वाला नहीं लेंगे क्योंकि एक्स की बात कर रहे हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी करते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, एम वन, और वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो क्या हो गया यहाँ पे, एम वन इंटू वी वन कॉस थीटा वन, और इसके लिए भी y कंपोनेंट छोड़ दो, m2 इंटू सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो प्लस m2v2 cos थीटा टू। ये देखो सिर्फ x एक्सिस वाले मोमेंटम्स हमने लिए हैं। इसका कितना होगा, मास, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जब आपको x कंपोनेंट लेना है तो वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट है। इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, v1 cos थीटा। तो m1 इंटू वी वन कॉस थीटा, इसके लिए कितना होगा, m2 इंटू वी टू कॉस थीटा। और दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी और ये। और इनिशियली कितना था, m1u। अब चलिए फाइनल y की बात करें। y के अलोंग इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इनिशियली सारा का सारा मोमेंटम x में था, y के अलोंग इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो y के अलोंग क्या इक्वेशन बनेगी, फाइनल मोमेंटम इसका, फाइनल मोमेंटम इसका y के अलोंग m1, इस बार x को छुपा दो, x को छुपा दो, y कंपोनेंट कितना है, v1 sin थीटा वन, m1 इंटू v1 sin थीटा वन, और वो नीचे की तरफ है तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस m1 इंटू v1 sin थीटा वन, m1 और वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट दिया है। अच्छा, प्लस m2 और वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट, ये वाला नहीं, v2 sin थीटा, और ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर m2 इंटू v2 sin थीटा। तो यहां देखिए हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो था वो x और y दोनों में अलग अलग इक्वेशन लिखी जाए। पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना है, 2D का क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना 2D कोलिजन पे, वो सिर्फ कहेगा फिगर बना दो, इक्वेशन लिख दो, बस, देयर इज नो डेरिवेशन। आपको v1 v2 सॉल्व करके इस बार नहीं दिखाने हैं, बहुत मुश्किल है इस बार कैलकुलेशन। वो आपसे सिर्फ क्या कहेगा, अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी उसने सिर्फ फिगर बनाई है, सिर्फ इक्वेशन लिखी, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसी के नंबर होंगे। आप ये दो इक्वेशंस लिख लीजिए, एक्स के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन और वाई के। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अब अगली इक्वेशन कहां से आएगी, अगली इक्वेशन आएगी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ कॉलम बना रहा हूं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बहुत आसान है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी में आपको कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक इस फिगर का अगर आपने बना लिया तो मैं मिटाऊंगा अब इसको, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखने के लिए मैं कंपोनेंट्स मिटा दूंगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो लिखो जरा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन फॉर्मूला लिखो, इसमें कोई कंपोनेंट वॉम्पोनेंट कुछ नहीं लेना, सीधा सीधा लगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द, सीधा सीधा अप्लाई करो करो।
काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ m1 u स्क्वायर, और इसकी कितनी थी, 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है, फाइनली में मेरे को कोई वेक्टर वेक्टर नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होती है, यहाँ कोई कंपोनेंट्स का कोई लेना देना नहीं। इसकी कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1v1 स्क्वायर, m1v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ मास है m2, वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर। ये देखिए ये हमारी सेकंड हियर, आप लिख लीजिए स्टार मार्क करके, नो कंपोनेंट एज इट इज अ स्केलर। यहां देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो इक्वेशन थी उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके अलग अलग करना, काइनेटिक एनर्जी में ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बस काम खत्म हो गया, 2D मोशन का डेरिवेशन हो गया। इस बार डिराइव नहीं करना था, वो कहता बस इक्वेशन ही लिख दो, फिगर बना दो, काम। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है ना 2D कोलिजन पे, 2D इलास्टिक कोलिजन, तो आप बस ये इक्वेशंस लिख दीजिए, इनको सॉल्व नहीं करना है आपने, जस्ट राइट द इक्वेशन एंड दैट इज ऑल। ठीक है ना? क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताएंगे, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसमें है, वो कराऊंगा। क्वेश्चन में इक्वेशंस को ही सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं करना है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये इक्वेशन तब सॉल्व होगी, अभी नहीं सॉल्व करें, इसमें डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख। चलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये 2D का केस हमने आपको आज कराया। 2D में इलास्टिक कोलिजन है, 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन ये देखिए, ये वाली है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक्स और वाई वाले। काइनेटिक एनर्जी में 2 पार्ट्स नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर। कुछ पूछना है किसी बच्चे को यहाँ पे? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बस एक क्वेश्चन इस पे 2D पे, एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वही बहुत बार आता है। एक ही क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, और वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्वेश्चन, आप लोगों के पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, बुक है तो बुक खोल लो प्लीज। नहीं है अगर तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ आपको, वो फोटो, क्वेश्चन की फोटो मैं शेयर कर देता हूँ। इस चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल है आखिरी, तो अगर इफ यू डोंट हैव द बुक, आई एम शेयरिंग इट। जिनके पास बुक नहीं है ग्रुप पे देख लीजिए, मैंने फोटो शेयर करी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ लो, करा मैं दूंगा, क्वेश्चन तुम पढ़ लो। फिगर 5.10 ये वाली है जो मैंने, दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन, ये है। Consider the collision depicted in this figure to be between 2 billiard balls with equal masses. The first ball is called the cue, while the second ball is called the target. बिलियर्ड्स का एग्जांपल ले रहा है वो, मैं इसमें अननेसेसरी चीजें भी मिटा देता हूँ। ठीक है ना, फिगर ये है। वो फर्स्ट बॉल का मास कह रहा है m है, दूसरे का मास भी m, बोथ द बॉल्स हैव द सेम। फर्स्ट बॉल को बोलते हैं क्यू बॉल, और दूसरी बॉल को बोलते हैं टारगेट बॉल, जो कि रेस्ट। ठीक है ना, क्यू बॉल और टारगेट। अब क्या कहता है वो, क्या चाहता है? द बिलियर्ड प्लेयर वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू दे रहा है वो, थीटा 2 है 37 डिग्री। वो चाहता है टारगेट बॉल जो है हिट करने के बाद 37 डिग्री पे जाए। ठीक है ना, 37 डिग्री पे चली जाए। ठीक है, कह रहा है कोलिजन जो है इलास्टिक है,
फ्रिक्शन नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं होता, हम लेते ही नहीं है। θ1 की वैल्यू, थीटा इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ θ1। देखिए v1 v2 नहीं पूछे उसने, v1 v2 तो पूछे ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछे। फाइनल वेलोसिटी के मेरे पास फॉर्मूले हैं भी नहीं ना, क्योंकि मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं करी थी, मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं करी थी, सिर्फ बनाई थी। तो v1 v2 नहीं पूछेगा। 2D पे क्वेश्चन अगर आएगा, 2D पे सुन लो बस, ज्यादा देर नहीं बची है क्लास में। 2D पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ आपसे कहेगा इक्वेशन लिख जो भी लिखी, या तो वो आएगा, या ये जो अभी बता रहा हूँ ये आएगा, इसके अलावा नहीं। या तो ये इक्वेशंस लिखने वाला आएगा, या जो अभी एग्जांपल कर रहे हैं। चलिए अब जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और क्या करना है ये देखिए। सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन के बाद एक बॉल 37 डिग्री पे चली गई, तो दूसरी बॉल किस एंगल पे जाएगी, ठीक है ना। दिस इज द केस ऑफ 2D इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन से मुझे याद आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सुनते रहो बस, 2 मिनट ध्यान दोगे समझ में आए। पहले मैं लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, mu प्लस टारगेट बॉल तो रेस्ट पे थी, शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी मान लो v2। तो इसका कितना होगा मोमेंटम, mv1, पर v1 के ऊपर वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, mv1, और इसका कितना होगा mv2। ये देखो, क्योंकि वेक्टर है मोमेंटम, आई हैव टू अप्लाई द वेक्टर। अभी बताया था वही चीज है, ठीक है। तो m कट जाए और u के ऊपर भी वेक्टर साइन, mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। m कट जाएगा तो क्या बचा, u इज इक्वल टू v1 प्लस, इसको मार्क कर दूंगा मैं फर्स्ट। और अब मैं कंपोनेंट मेथड यूज नहीं करूंगा, यहां मैं और आसान तरीका यूज करूंगा, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। यहां पर आई कैन यूज वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, क्योंकि मासेस सेम थे, मासेस तो कट गए, मासेस सेम थे, मासेस तो कट गए। तो u इज इक्वल टू v1 प्लस v, और मुझे पता है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो एक फॉर्मूला होता था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेक्टर एडिशन का सीधा सीधा फॉर्मूला, ये वेक्टर से मासेस तो क्योंकि कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या बच रहा है, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और वेक्टर एडिशन का मुझे फॉर्मूला पता ही है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। अभी टाइम बीइंग के लिए मैं क्या करता हूँ, थीटा क्या चीज थी, थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो लेट अस कॉल दिस एंगल इन v1 और v2 के बीच का जो टोटल एंगल है, इसको अभी थीटा बोलते, इसको अभी के लिए हम थीटा बोलते, ठीक है ना। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। ये हमारा रिजल्टेंट है, ये a है, ये b है। ये फॉर्मूला वेक्टर का आपने बहुत बार यूज करा हो। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। तो उसको नहीं बोलूंगा इक्वेशन 1, इसको बोलूंगा वेक्टर एडिशन, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर था, या तो मैं कंपोनेंट मेथड लगाता, पर कंपोनेंट मेथड लेंदी हो जाता। तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ही था, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। काम हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अब लिखते हैं दूसरी इक्वेशन, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर, और टारगेट बॉल की कितनी थी 0, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसकी कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v1 स्क्वायर, और इसकी कितनी है हाफ m v2। यहां कोई वेक्टर साइन लगाने की जरूरत,
चलो थोड़ा सा हिंट अब आपको मिल गया है, हाफ एम कट जाएगा, हाफ एम हाफ एम, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस, इसको मैं मार्क कर दूंगा इक्वेशन। ये आया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये आया है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी में कोई वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम वाले में वेक्टर साइन लगाने की जरूरत है। अब जरा 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, और इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर है। कोई कर पाया है? बताओ दोनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। एनीबडी हु वांट्स टू टेल मी? सर इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। हाँ, इक्वेशन 2 में से यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, यू स्क्वायर, ये एज इट इज यू स्क्वायर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू स्क्वायर की वैल्यू, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यू स्क्वायर को आप यहाँ पुट कर दो, वी वन स्क्वायर प्लस वी, ये आ गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वी टू कॉस थीटा। वी वन स्क्वायर से वी वन स्क्वायर कट गया, वी टू स्क्वायर से वी टू स्क्वायर, बचा क्या? 0 इज इक्वल टू 2v1v2 cos थीटा। बचा क्या? cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखो, एमसीक्यू के लिए इसको एज अ रिजल्ट याद रखो। इसको एज अ रिजल्ट लिखते हैं, लिखिए, एक चीज लिखिए स्टार मार्क करके। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ये सब करेंगे। एमसीक्यू के लिए एक चीज स्टार मार्क करके लिखो। लिखो 2D इलास्टिक कोलिजन, 2D इलास्टिक कोलिजन with balls of same mass, 2D elastic collision with balls of same mass, and initially the target was at rest, and initially the target was at rest. Then after collision the balls will move perpendicular to each other. Then after collision the balls will move perpendicular to each other. मैं रिपीट कर रहा हूं, in 2D elastic collision, in two-dimensional elastic collision with balls of same mass and target at rest, then after collision the two balls will move perpendicular to each other. 90 डिग्री आया है यानी दोनों बॉल्स परपेंडिकुलर। बस ये चीज याद रखना, 2D मोशन है, 2D का क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास का केस है, और टारगेट रेस्ट पे थी। यही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, एनसीईआरटी का है, हर बार स्कूल में यही आता है, यही आता है। सीधा याद रखो, अगर सब्जेक्टिव में है तो सॉल्व करना, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों परपेंडिकुलर, और अगर दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे तो थीटा वन कितना होगा हमें, थीटा वन कितना होगा हमें। टोटल एंगल 90 डिग्री है, ऊपर वाली बॉल टारगेट बॉल 37 डिग्री पे गाड़ी जा रही है, टोटल 90 है, तो थीटा वन कितना होगा हम निकाल लेंगे। 90 में से 37 माइनस कर दो, थीटा वन आ जाएगा 50। क्यू बॉल जो है वो 53 डिग्री पे बेंड होके जाएगी, टारगेट 37 पे, क्योंकि मासेस सेम है, टारगेट रेस्ट पे था, 2D इलास्टिक कोलिजन है 2 डायमेंशन में, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर 2D पे क्वेश्चन आता है,
अगर 2D पे क्वेश्चन आता है या तो यही वाला आएगा जो बताया था, दिस क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, या फिर बस आपको इक्वेशंस भी, ठीक है ना। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब आप लोग पढ़ लीजिए, टेस्ट के लिए आना है आप लोगों को संडे को आप लोगों का टेस्ट है, प्लीज सुन लो ध्यान से। संडे टेस्ट, अच्छा उससे पहले अभी कल का दिन है, कल क्या करें, सैटरडे लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर रिवाइज करेंगे। कहां से, क्लासवर्क कॉपी से, और अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन क्लासवर्क में कराए हैं एक एक बार फिर से सॉल्व ईच क्वेश्चन अगेन। सॉल्व का मतलब रीड नहीं करना है, डोंट रीड, सॉल्व ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। और संडे टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस है लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। तो टाइम मैं अभी आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, क्या टाइम है आपका, तो संडे को प्लीज कम प्रिपेयर, ठीक है। कल डाउट्स देख लेंगे, सैटरडे इफ एनीबडी हैज डाउट्स यू कैन आस्क मी। अगर किसी को डाउट्स पूछने हैं तो कल डाउट्स भी देख लेंगे अगर डाउट्स होते हैं तो। और संडे के टेस्ट में छुट्टी नहीं कर। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी आज थोड़ा लेट हो गया, मेरी दूसरी क्लास भी इसके बाद, तो अब आज इतना ही कराना था, पूरा हो गया। अब आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं। ग्रुप पे आपको मैं टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगा थोड़ी देर में कि संडे कितने बजे है। चलिए ठीक है, यू कैन लॉग ऑफ नाउ, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ एनीबडी हैज एनी कंसर्न यू कैन व्हाट्सएप मी, और अगर कोई कंसर्न है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, जल्दी से बताइए किसी को कुछ पूछना है, एनी कंसर्न एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मेरा मंडे को मैथ्स का हाफ ईयरली वाला एग्जाम है, मैं संडे को टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। जो बच्चे आगे क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको टेस्ट देना जरूरी है। अब आप देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए आप क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। सर तो आप दैट मेरा इज योर रीटेस्ट चॉइस, कभी और ले सकते हो? दैट इज योर चॉइस प्लीज। अगर आप क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं आपकी, दीज आर ग्रुप क्लासेस, हर बच्चे के लिए टेस्ट अलग अलग नहीं, आपकी मर्जी। और कोई कंसर्न किसी बच्चे का? सर संडे को मेरा भी एग्जाम है। मैंने आपको बताया, मैंने आंसर तो करा। अगर आपका आप मत कंटिन्यू करिए प्लीज क्लासेस। अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो देना है, नहीं करनी तो मत मत दीजिए टेस्ट, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, इस टाइप के डाउट्स नहीं ले रहा हूं मैं। और कोई किसी को जेन्युइन कंसर्न है तो बताओ। ठीक है, देन आई एम क्लोजिंग द क्लास।